और पिछले 200 साल से मुसलमान दुनिया में सिर्फ प्रॉब्लम है, सोल्यूशन नहीं है उनके पर्सपेक्टिव से। इतना बड़ा अम्बेडकराइट डिबेट चल रहा है कास्ट के ऊपर, कोई भी उलमाए दीन पब्लिक में उस डिबेट को टच ही नहीं कर रहा। पहली डिबेट हलाल और हराम की है, वो ऐसी चीज़ें जो एक माशरे को ख़राब करती हैं, प्रमोट ही नहीं किया, उसको प्रमोट ही नहीं करना। तो सबसे पहले तो थ्रेट टू आइडेंटिटी भी जो है ना, वो विद इन मुस्लिम भी है बहुत ज़्यादा। उसका असली मकसद सोल्यूशन है ही नहीं, दुनिया को अच्छा बनाना है ही नहीं। उसका असली मकसद ये है कि मेरे काडर, मेरे लोग ये किस तरह से थ्राइव करें। कि जो तहरीकें हैं वो तंजीमें बन गई हैं और एनजीओ बन गई हैं, जो एनजीओ हैं वो कॉर्पोरेट हाउसेस बन गए हैं, और जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ बन गई हैं, और पॉलिटिकल पार्टी दलाली कर रही हैं। तो मैं तो अभी अपनी जर्नी पे हूँ, मैं बहुत सारे थिंकर्स को, और सबसे ज़्यादा जो असर है मेरी सोच के ऊपर वो हमारे वालिद का है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के जानिब से खुसूसी पेशकश हक बात पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में आप लोगों का इस्तकबाल है। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे बेहतरीन और मुअज़्ज़ज़ शख्स मौजूद हैं कि अगर मैं उनके आइडियाज़ पे बात करूं, खैर वो आप जब सुनेंगे तो वो महसूस ही करेंगे। मैं उनका छोटा सा तारुफ देता हूं कि वो दिल्ली के अंदर नाउस नेटवर्क चलाते हैं। नाउस नेटवर्क एक न्यूज़ चैनल है जिसके वो डायरेक्टर हैं, और ये चैनल के वीडियोस खुद में इतने बेहतरीन और इतने शानदार रिसर्च और इतनी बेहतरीन एडिटिंग होती है कि अगर मैं ये कहूँ कि हिंदुस्तान में, यानी इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस जैसा कोई और काम नहीं कर रहा होगा, इतनी अच्छी क्वालिटी में कोई और काम नहीं कर रहा होगा, तो शायद मैं गलत नहीं हूँ। अली जावेद साहब, बहुत इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में आपका। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अशरफी मुरसलीन व अला आलिहि सहबी अजमईन। पहली बात तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम में आने के लिए, और मैं अक्सर आपके प्रोग्राम को देखता हूँ और ये महसूस करता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है कि जो तहकीक करके, पढ़ लिख के, लेकिन अपने दीन से वाबस्तगी के साथ वो दुनिया के सामने इस्लाम को पेश करें, और वो इस तरह के लोगों से गुफ्तगू भी करें जो इस्लाम पसंद भी हैं, लेकिन वो माशरे की जो प्रॉब्लम्स हैं, और ग्लोबल सोसाइटी हो चाहे लोकल सोसाइटी, उसको समझते हैं और उसके बारे में एक जिसे कहते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड ओपिनियंस रखते हैं। तो पहली बात तो जज़ाकल्लाह खैरन। दूसरा जो आपका सवाल है कि मुझे ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि नाउस नेटवर्क जैसा एक इदारा कायम किया जाए। नाउस को मैं जिस तरह से लोगों के सामने रखता हूँ, मैं उसको एक मीडिया हाउस की तरह नहीं, उसका मेरे दिमाग में तस्वुर है। वो कहीं ना कहीं बीच में है थिंक टैंक और एक मीडिया प्रोडक्शन हाउस के। आइडिया ये था कि जब हम लोग 2019-20 में, मैं JNU में इकोनॉमिक्स में तालिब इल्म था, तो उस ज़माने में ही आपको याद होगा कि CAA का पूरा हिंदुस्तान के लेवल पे एक बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ, और उस मूवमेंट को हमने बहुत करीब से देखा। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो मुसलमान हैं उनको अपनी ही बात, जो जायज़ बात थी, वो रखने में मुसीबत आ रही थी, मुश्किलात आ रही थी, इस वजह से क्योंकि उनके पास अपने ज़रिए नहीं थे, मीडिया हो, थिंक टैंक हो, इस तरह के जो एक रिसर्च के तहत भी और एक बहुत अच्छी क्वालिटी में बात रखी जाए। कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट थे इस तरह के मीडिया प्रोडक्शन हाउसेस पे, जैसे द वायर है, द क्विंट है, या और भी जो मुख्तलिफ न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से हमारी बात तो रखते थे, लेकिन वो उनका पर्सपेक्टिव, उनके नज़रिए उस पर हावी था। हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को इमेजिन करते हैं, देखते हैं, वो मिसिंग फैक्टर था। तो मुझे लगा कि हम लोग जब JNU में बहुत सारे ऐसे मुसलमान अफराद थे, मर्द और औरतें थीं जो बहुत ज़्यादा इस्लाम पसंद भी थे, लेकिन वो हिंदुस्तान की स्टेबिलिटी, उसकी जिसे कहते हैं कि एक प्लूरल कॉन्शियसनेस है, जो एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते हैं वो, और उसके अलावा जो एक हिस्सा है हिंदुस्तान में जो मुसलमानों से और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिश के तहत एक जिसे कहते हैं एक्टिविटी करता है, वो समझता है। तो मुझे लगा कि हम लोग अगर एक साथ इकट्ठे हो गए तो हम एक इस जो देश का फैब्रिक है और जो ग्लोबल इस्लामोफोबिया है उसके खिलाफ लड़ सकते हैं, बशर्त ये कि हमें बहुत अच्छी तहकीक, जो एविडेंस बेस्ड हो, जो सोल्यूशन ओरिएंटेड हो, जो तफरीकी पैदा ना करे मिजाज में किसी के, या फिर वो कम्युनल हेट्रेड ना करे, और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जिस तरह से दुनिया के बेस्ट मीडिया प्रोडक्शन हाउसेस काम कर रहे हैं उस तरह करें। तो नाउस एक तरीके का एक जिसे कहते हैं एक एक्सपेरिमेंट है हमारे लिए।
वो ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक हाईली क्वालिफाइड रिसर्च पीएचडी स्कॉलर और एक हाईली क्वालिफाइड डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, जर्नलिस्ट, वीडियो एडिटर, ये पूरी टीम साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करती है और वो सोल्यूशन सोचती है किस तक उन मसाइल के जो हमारे अपने हैं, जो इस देश के हैं और इस दुनिया के हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि जैसा आपने द वायर, द प्रिंट और इस तरह के दूसरे पोर्टल्स का नाम लिया, तो इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि आप जब नाउस नेटवर्क को विजिट करेंगे तो आप यकीन करिए कि ये जो तमाम पोर्टल्स है इनसे अच्छी बेहतरीन एडिटिंग क्वालिटी और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन और रिसर्च के साथ आपको वीडियो मिलेगी। तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे पोर्टल्स को जितना ज़्यादा हो सके प्रमोट करें और उनकी रीच बढ़ाएं, ताकि उनको भी एक मोटिवेशन मिले। जब उनकी वीडियो में रीच दिखे तो उनको भी काम करने में अच्छा लगे और फिर ये जो हक़ की आवाज़ है ये ज़्यादा दूर तक पहुँच सके। यहाँ एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक तरफ हम देखते हैं कि कई सारे न्यूज़ पोर्टल्स हैं, दूसरे लेफ़्ट के, राइट के, लिबरल मीडिया हाउसेज और भी सारी हैं, और वहाँ पे इस्लाम को उस तरीके से पेश नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम जर्नलिस्टों की एक बड़ी तादाद है जो वही जाकर के काम करते हैं, और हमारे पास इस तरफ जो अल्टरनेटिव मुस्लिम मीडिया हाउसेज है उसमें वो क्वालिटी और वो उनके अंदर वो सलाहियत नहीं है। तो क्या आपको कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस का मसला नज़र आता है? देखिए, प्रॉब्लम को मल्टीपल लेवल्स पे आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसका, कि इस बात पे तो इस वक्त पूरे जो आलम इस्लाम है वो मुत्तफ़िक है कि जो मुसलमान है वो एज एन आइडेंटिटी, एज अ सिविलाइजेशन, वो अपने लोएस्ट ऑफ द लो पे है। इतना बड़ा क्राइसिस एज अ कम्युनिटी, चाहे वो हिंदुस्तान के लेवल पे हो चाहे वर्ल्ड के लेवल पे हो, हमने शायद कभी दुनिया में फेस नहीं करा। और पिछले 200 साल से मुसलमान दुनिया में सिर्फ प्रॉब्लम है, सोल्यूशन नहीं है उनके पर्सपेक्टिव से। और उसी बीच में, क्योंकि जो अगर आप हिस्ट्री को फिर से देखें, उसकी तरफ तवज्जो करें, तो 400-500-600 साल से ओवरऑल जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है उसमें कहीं ना कहीं कटिंग एज पे काम करना, लेकिन ट्रेडिशन के लेंस से वो ऑलरेडी गिर रहा था। एक गोल्डन एज हमने देखी, और अल्लाह के रसूल ने तो जो उनकी पूरी मिसाल है, जब हम सीरत को देखते हैं, वो तो यही है कि वो किस तरह से सल्यूशन पे सल्यूशन लाते गए और रेवोल्यूशन आता गया और लोगों की ज़िंदगियां बेहतर होती गई। तो वो जो मिजाज है, जो वो सीरत है, वो जो सुन्नत है, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों ने अपने हाथ से खो दिया। फिर आया एक कॉलोनियल एरा जिसमें ज़्यादातर जो दुनिया है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न वैल्यू सिस्टम से डोमिनेटेड थी, क्योंकि ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, इस तरह के एम्पायर थे जो दुनिया में रूल कर रहे थे, और ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है दुनिया की वो उनके अंडर थी। तो वो मुसलमान भी जो कहीं ना कहीं प्रो इस्लामिक फीलिंग्स रखते थे, वो भी जाके, जिनके पास पैसा था, वो जाके इन्हीं इदारों में पढ़ाई कर रहे थे। वो कहीं ब्रिटेन जा रहे थे। सर सैयद अहमद खान का आपको एग्जाम्पल दें कि हालांकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एएमयू के हवाले से और बाकी बहुत सारे सैक्रिफाइसेस हैं, बट कहीं ना कहीं मॉडर्निटी उनके अंदाज पे हावी थी। अगर आप मिसाल लें अल्लामा इकबाल की, वो पहली ऐसी शख्सियत थी कि जिन्होंने वहां पढ़ने के बाद भी उस पूरे निज़ाम को समझ के, उसके पैराडाइम को समझ के, उसकी मेटाफिजिक्स को समझ के, उन्होंने ये एक तरीके का डायरेक्शन दिया कि किस तरह को आपको रिकंस्ट्रक्ट करना है थॉट को। थॉट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सही। आपको उस लैंग्वेज में उसको बयान करना है जो आज की दुनिया में रेलेवेंट है, सही। तो एक तो हम ये भूल गए कि ट्रेडिशन और ट्रेडिशनलिज्म दो अलग चीज है। इल्मुल कलाम का जो डिबेट है, से फॉर एग्जांपल, वो एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में ट्रेडिशन को डिफेंड करने के लिए डेवलप हुआ। उसमें बहुत सारा इम्पैक्ट एरिस्टोटेलियन और प्लेटोनिक फिलोसफी का भी था। तो बहुत हद तक जो वहदत के डिबेट्स हैं वो फलसफा उस पर भारी है। आज की डेट में जो लॉजिक है, जो उलूम है, वो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में इवॉल्व हो गया, लॉजिक की बाउंड्रीज इवॉल्व हो गई। तो अब जो मुसलमान की जो पूरी लड़ाई है वो ये समझ रहा है कि ट्रेडिशन को डिफेंड करने के लिए हमें ट्रेडिशनलिज्म या ट्रेडिशनल लॉजिक को डिफेंड करना है। तो यहाँ से आइडेंटिटी क्राइसिस आता है कि एक तरह से हम आज़ाद हो गए। आज़ादी के बाद वो जो रिकंस्ट्रक्शन फंडामेंटली होना था मेटाफिजिक्स के लेवल पे, कि आपको ट्रेडिशन से डायरेक्ट जुड़ना था, वो क्लेम में तो रहा कि हमें सलफ, हमें खिलाफा राशिदा, हमें इन लेवल्स पे आके सोचना है। लेकिन वो कंस्ट्रक्शन आपका इल्मुल कलाम की डिबेट में, जहाँ पे रैशनल डिस्कशन हो रहे हैं दुनिया में, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए दुनिया में जो पॉलिटिकल पावर है या जो इकोनॉमिक पावर है या जो सोशियोलॉजिकल पावर है, सोसाइटी में जो आपका लिटरेचर है, उससे आप दुनिया में चेंजेस लाते हैं। अल्लाह के रसूल की भी जो ज़िंदगी का पहला मदनी दौर है
वो पूरा का पूरा वो दौर है कि जब आपने माशरे के ऊपर मेहनत की। सही। ज़्यादातर चीज़ें जो उसमें थी वो इंसान के मिजाज के ऊपर, उसके हुकूक के ऊपर, उसकी जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में थी। सही। इस दौर को हमने मिस कर दिया। सही। हम लोगों ने मल्टीपल रेवोल्यूशंस मिस कर दिए। जब डीकोलोनाइजेशन हो रहा था तो यूएन फॉर्म होता है, उसमें हालांकि 56 मुसलमान देश हैं दुनिया में इस वक्त, उस जमाने में भी कई रहे थे, लेकिन उनका कोई उसमें ना इन्फ्लुएंस है ना उनकी सीट है। हालांकि चाइना अपनी नेगोशिएट कर गया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर, उसके बाद जब ये कोल्ड वॉर का एरा आया, उस टाइम पे जितनी भी ये जो ब्लॉक्स इमर्ज हुए वो इंटरनेशनल पॉलिसीज डेवलप कर रहे थे, ट्रेड रिलेशंस डेवलप कर रहे थे। उस टाइम पे भी हालांकि कोशिशें हुई, अरब लीग के बाद लोगों ने बोला कि भाई हमारा भी एक करेंसी का निज़ाम हो, लेकिन इतना ज़्यादा जो कॉलोनियल इलीट था मुसलमानों में दो तरीके का, एक वो इलीट जो इस्लाम पसंद था लेकिन जहनी तौर से वो गुलाम था उस सिस्टम का, सोचने के नजरिए का जो मेटाफिजिक्स वेस्ट ने डेवलप करी। दूसरी तरफ वो मुसलमान जो जहनी तौर से भी मुसलमान नहीं था, जिसके ऊपर जो मगरबी सोच है उसका गलबा था। वो इलीट कहीं ना कहीं वेस्ट के सपोर्ट से, उनके पास फ्यूडल लैंड्स थी, आज़ादी के बाद उसी के हाथ में पावर आ गई। सही। और वो जो पूरा का पूरा, चाहे वो इजिप्ट में नस्र का रूल हो, चाहे वो जिन्ना के बाद पाकिस्तान हो, चाहे वो अब का सऊदी अरब हो, यूएई हो, सही। ऐसा कोई मिसाल इस वक्त दुनिया में नहीं है सिवाय शायद ईरान के। हालांकि वो शिया उससे आते हैं, जिससे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैं जाहिर कर रहा हूँ कि इस वक्त सुन्नी जो इस्लाम है कि वो ये क्लेम कर सके कि वो उसूलन सही। इस्लामिक वर्ल्ड व्यू में ऑपरेट करता है। सही। तो आइडेंटिटी क्राइसिस तो जाहिर है होगा। हमारी यूनिवर्सिटीज नहीं है, हमारे मीडिया हाउसेस नहीं है, हमारे पास फिलोसॉफिकल सिस्टम नहीं है, हमारे पास एक रिचुअलिस्टिक रिलीजन है जो ऑफ कोर्स जो उसका पूरा का पूरा जिसे कहते हैं बेस है, बट उसको डिफेंड नहीं कर पाते हैं जब हम किसी लेफ्टिस्ट, किसी राइट विंग या किसी लिबरल के सामने आके बैठते हैं। अच्छा, पता नहीं, मुझे लगता है कि जब आप इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे तो हो सकता है कि थोड़े प्रॉब्लमेटिक व्यूज़ दूसरों को लगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो पूरा आप एरा बता रहे हैं, इसमें एक बड़ी तादाद उलमाओं की थी जो ऑर्थोडॉक्स स्टडी का जो निज़ाम था, जो स्ट्रक्चर था, उसी से जुड़े रहे, जो हमारे आज के उलमा हैं, जिसका आप थोड़ा अपडेटेड फॉर्म दारुल देवबंद, नदवाई और दूसरे इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं, तो इनका एक स्ट्रक्चर, इनका एक निज़ाम तो 300-400 साल से लगातार मौजूद था। तो इन लोगों ने कोई क्या ऐसी लिटरेचर डेवलप नहीं की जिससे आज के मॉडर्न वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सीरत से या खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी से डिराइव किया जा सकता था? असल में देखिए, इसको भी आपको, ये सारे इश्यूज जो है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स और नुआंस्ड हैं। अगर आप क्रिश्चियनिटी के डाइल्यूशन की तरफ देखें तो वो कहाँ से हुआ कि जो रिलीजन और पॉलिटिक्स है उसके बीच में स्कीज़म से हुआ। सही। कभी भी तारीख में इस्लाम में पॉलिटिक्स और दीन में कोई डिफरेंस नहीं रहा। सही। जो स्कीज़म मुस्लिम्स में और इस्लाम में हुआ है वो एपिस्टेमोलॉजी में हुआ है। एज इफ जो दुनियावी उलूम है और जो अल्लाह की जो नॉलेज का पैराडाइम है वो दो चीज़ें हैं। अल्लाह ने ही इस कायनात को बनाया है। वो सूरह रहमान हो या मुख्तलिफ जो सारी सूरतें हैं उसमें अल्लाह अपने निज़ाम को किसकी गवाही देकर बताता है? वो आसमान की, वक्त की, दिन और रात की। वो ये बोल रहा है कि आप आसमान की तरफ देखो, उसके निज़ाम को देखो, और ज़मीन की तरफ देखो, तुमने किस तरह की तबाही मचा रखी है। वो उस ऑर्डर की तरफ सिग्निफाई कर रहा है। समावाति वल अर्ज़, वो समावात की बात कर रहा है, वो मीटेरोइड्स की बात कर रहा है, वो मून की बात कर रहा है, वो बारिश की बात कर रहा है, वो बीस के बिहेवियर की बात कर रहा है, और फिर तफक्कुर और तदब्बुर की भी क्या। सही। तो ये जो एपिस्टेमोलॉजिकल डिवीजन हुआ कि रादर देन हम उन उलूम पे जो डेवलप हो रहे थे गलबा करते, हमने अपने आप को उनसे दरकिनार कर दिया, ये सोच के कि कहीं नौज़ुबिल्लाह हमसे कोई ऐसी शिरकत ना हो जाए कि हम दीन से छूट जाएं। तो ये जो गैप है जो क्रिश्चियनिटी में पॉलिटिकल ऑर्डर की वजह से आया है, इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे कि रैंड कॉरपोरेशन के जो मुसलमानों के कैटेगराइजेशन है, जो चार जो ग्रुप उन्होंने बनाया है, तो उसमें एक वो है जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में मुस्लिम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और एक दूसरा उलमा का ग्रुप है। उनकी कोशिश यह है कि इन दोनों के जुड़ने न दिया जाए ताकि कोई रिवोल्यूशन, कोई इनकलाब बर्पा ना हो।
तो एक तो ये कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में इस्लाम के बारे में इस तरीके से नहीं पढ़ाया गया, उन्होंने इस्लाम को अगर पढ़ा भी तो हिस्ट्री के तरीके से। दूसरी तरफ मदरसे के जो तलबा हैं या उलमा जो मदरसे से पैदा हुए, उन्होंने दुनिया को इस तरह से अलग करके रख दिया कि वो एक तरह से जब इस फील्ड में आते हैं तो बिल्कुल अंधे बहरे की तरह, अल्लाह माफ़ करे ऐसा सख्त अल्फाज है मुमकिन है। तो यानी जिस वजह से क्रिश्चियनिटी का फॉल हुआ, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों में ये चीज़ ऑटोमेटिकली हो गई? ऑटोमेटिकली नहीं हुई, मतलब जिस तरह डिबेट हुआ है पूरा का पूरा क्रिश्चियंस स्कॉलर्स के विद इन भी, उस तरह का डिबेट यहाँ पे भी हुआ है। जैसे जब ऑटोमन कैलिफेट के गिरने से पहले यंग तुर्क्स का जो पूरा मूवमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मूवमेंट्स नहीं हुए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि वो ज़्यादा डीपर डिवाइड है। पॉलिटिकल डिवाइड फिर भी थोड़ा हल्का डिवाइड है, हमारा डिवाइड एपिस्टेमोलॉजिकल लेवल पे आ रहा है, एज इफ इस्लाम इज इनकेपेबल ऑफ डीलिंग विद द वर्ल्ड in terms of knowledge. We are limiting Islam itself. दूसरी बात, उलमा पे मैं उतना ज़्यादा वो नहीं होता हूँ, सख्त नहीं होता हूँ, क्योंकि उनके भी लिमिटेशंस और बाकी सारी चीज़ें रही। जिस तरह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, पोस्ट कॉलोनियल जो स्टेट्स हैं वो डेवलप होने के बाद पूरा का पूरा स्टेट की नज़र रही इस तरह से कि भाई उनको सिर्फ रिचुअल्स तक महदूद कर दिया जाए। दूसरी तरफ ये जो पूरा मुसलमान जो यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा था, कैंपसेस में जा रहा था, जो ये समझता है कि दुनिया में वो उलमा कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरा सवाल उनसे उठता है कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। सही। हिंदुस्तान में जब सचर कमेटी रिपोर्ट आती है 70 साल बाद, उस पूरे 70 साल में क्या मुस्लिम्स ब्यूरोक्रेसी में नहीं थे, इंजीनियर्स नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे, प्रोफेशनल्स नहीं थे, उनके हाथ में ताकत थी, पॉलिसी थी। जो ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी थी वो इन लोगों की थी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। उलमा की जिम्मेदारी दीन की को बचाना था, और उन्होंने दीन को बचाया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। ये कब किसने कहा कि जो मदारिस की जिम्मेदारी है वो निज़ाम को कायम करना है या उसको रन करना है? ये कहीं कहीं भी नहीं है। वो दीन की नॉलेज देना। हाँ, आप उनसे ये बोल सकते हैं कि मदरसे का लिमिटेशन ये है कि दुनियावी नॉलेज दीन का हिस्सा है। जब हम कुरान को देखते हैं उसकी वजह से उनका जो लार्जर एम्बिट है वो उन्होंने महदूद कर दिया। एक हिस्सा है वो, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें रुकी। बट दूसरा हिस्सा ये भी है कि जो दूसरे पार के लोग हैं उन्होंने भी कोई ऐसी इनिशिएटिव नहीं लिया कि वह उलमाउद्दीन को अपने ट्रस्ट में लेके मिलके इस तरह के इंस्टीट्यूशंस कायम करते हैं यहाँ जहाँ पे ये दोनों एक साथ डेवलप होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में ये सारी कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि 70-100 साल बाद डीकोलोनाइजेशन के ये दोनों ग्रुप्स को अंदाजा हो गया कि दोनों ये एक कड़ी हैं या एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे की काट करके, एक दूसरे की बेइज्जती करके वो एट द एंड ऑफ द डे अपनी लिमिटेशन जाहिर कर रहे हैं। सही। तो हमें इस वक्त जो ज़रूरत है कि वो एक रिवाइज्ड एपिस्टेमोलॉजी की ज़रूरत है, जिसमें एक ज़माने में जिस तरह हर उलूम को इस्लाम के नज़रिए से और उसकी मकासद के तहत देखा गया, उस तरीक़े से हमें वर्ल्ड ऑर्डर को इमेजिन करना है, उसकी लिमिटेशंस को इमेजिन करना, और सबसे ज़रूरी है कि सोशल मूवमेंट्स करना है। सही। इस्लाम जो आया वो माशरे की इस्लाह के लिए आया, उसके चेंज के लिए आया। अल्लाह के रसूल ने हुकूक की बात करी। आज की डेट में कौन सा मुसलमान है जो शराबबंदी के खिलाफ खड़ा है? कौन सा मुसलमान है जो गैम्बलिंग के खिलाफ लड़ रहा है? कौन सा मुसलमान है जो इस वक्त की बुराइयां हैं? आप ये देखिए कि सूद की वजह से ये क्रेडिट कार्ड्स, लोन शार्क, स्मॉल टाइम, वो किस लेवल पे सुसाइड्स हो रहे हैं। फार्मर्स का जो सुसाइड हो रहा है लोन्स की वजह से, उसके ऊपर क्या मुसलमान बात कर रहा है? ये आपके अल्लाह के रसूल की सीरत का वो हिस्सा है जिससे उन्होंने पूरे के पूरे जो सोसाइटी है उसकी ट्रेनिंग करी एज सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स फॉर द पीपल एट लार्ज। When the Prophet went to Medina, he created a new market in which he introduced rules, वैसे economic principles जो माशरे में इनइक्वालिटी को कम करते हैं, जो तिजारत को तो फेवर करते हैं, बिजनेस को तो फेवर करते हैं, लेकिन बिजनेस मैन को फेवर नहीं करते हैं। जो पावर के अक्यूमुलेशन के खिलाफ रूल्स थे, ज़कात और अदर फॉर्म्स ऑफ टैक्सेशन के थ्रू, तो वो चीज़ पे हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लोगों ने एक तरीके से बोल दिया कि इस्लामी निज़ाम में सूद नहीं होगा, तो वहाँ से कैपिटलिस्ट मैथमेटिकल मॉडल में से इंटरेस्ट रेट हटा दिया, एज इफ दैट मैथमेटिकल मॉडल इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। नहीं, आज की डेट में दुनिया में जहाँ पे चैट जीपीटी, जहाँ पे एआई ये मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स के थ्रू जनरेट कर रहे हैं लैंग्वेज को,
सही वहाँ हमारा इतना सा भी कंट्रीब्यूशन नहीं है कि हम कुरान के जो बेसिक मकासद हैं सही उनको स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट कर सके एक ऐसे नॉलेज पैराडाइम में जो दुनिया को आज की डेट में एक्सेप्टेड है। ये हमारा फेलियर है, हमारा फेलियर। अच्छा, मैंने सुना कि बाइबल को एआई से उन्होंने कनेक्ट कर दिया है। क्या मुसलमानों में आपको ऐसा कोई एआई नज़र आता है जिसमें जो है चैट जीपीटी? जी, मैं खुद इस बात की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को कन्विंस करने की। AI एंड कुरान मेरा एक नया प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट लोगोस नाउ। उसके बाद उसका मकसद ये है कि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। पहले तो ये इट्स अ मिथ के कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी ये वो फलाना। बेसिकली इट्स अ स्टेटिस्टिकल मॉडल जो आज से 50-60 साल से एग्जिस्ट करता है, बट कॉम्प्यूटेशनली हमारा जो कंप्यूट करने का पावर था from the point of view of technology, it was insufficient to make massive decisions. जिस तरह हमारा दिमाग काम करता है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, मैप बन रहा है, एक चीज दूसरे से कनेक्टेड है, यू आर एबल टू मेक जजमेंट सही एट एन एब्स्ट्रैक्ट लेवल एंड देन कंटेक्चुअलाइज दैट जजमेंट फॉर दिस इवेंट। सही ये जो जनरेटिव AI है उसने क्या किया कि जो मैसिव कंप्यूटेशनल पावर इमर्ज हुई उसको कंप्यूटेशनली एल्गोरिथम्स के थ्रू इस्तेमाल करके डिसीजन मेकिंग को एमुलेट किया जिस तरह से कि इंसान डिसीजन मेकिंग करता है। बेसिकली पैटर्न रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ये लीनियर रिग्रेशंस के या जिसे कहते हैं रिग्रेशन के ये मोर जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं। इसी तरह कुरान भी लैंग्वेज है। सही उस लैंग्वेज को अगर आप कुरान की एपिस्टेमोलॉजी से देखें या इस्लाम की एपिस्टेमोलॉजी से देखें, कुरान, हदीस, सीरत, उसूलुल फिक़्ह का डेवलपमेंट, उसूलुल हदीस का डेवलपमेंट, मंतिक, इल्मुल कलाम का डेवलपमेंट, ये जो 1400 साल का पूरा लिटरेचर है, मॉडल को स्टेज बाय स्टेज उसके पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने में ट्रेन किया जा सकता है। किस तरह से जो ट्रांसलेशन मूवमेंट्स हुए हैं, एक ज़माने में दूसरे ज़माने में ट्रांसलेशन हो रहे हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। इसी तरह देखिए आप जैसे फराही स्कूल ऑफ थॉट को देखिए, उसका बेसिक फिनोमिना किस पे, वो लिसान लैंग्वेज की जो कोहेरेंस है कि विद इन कुरान जो आपको दो आयतें बहुत एक दूसरे से दूर लग रही हैं, दूर दराज लग रही हैं, उनके विद इन भी एक इनहेरेंट स्ट्रक्चर है जो उसको एक दूसरे के क्लोज और एक सिस्टम के विद इन ला रहा है। वो कॉम्प्लेक्सिटी को और वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने में आज की डेट में एक इंसानी दिमाग से बेहतर एक AI कर सकता है, बशर्त वहाँ पे शरिया कंप्लायंस हो, वहाँ पे ये हो क्या बोलते हैं हमारे उलमाए दीन बैठे हों जो एक्सपर्ट्स हों मुख्तलिफ फील्ड्स में, उनकी सुपरविजन के अंडर। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि एक तरफ तो पिछले 500-600 साल में ऐसा लिटरेचर डेवलप ही नहीं हुआ कि हमारे आज के जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस किया जाए सीरत से, कुरान हदीस से। दूसरी तरफ ये कि कुरान हदीस और जो तमाम इल्मुल कलाम और जो फ़िक़्ह और सारी चीज़ें हैं, सीरत है, इनको चैट जीपीटी से जोड़ दिया जाए। तो अगर जोड़ भी दिया जाए लेकिन आज के मॉडर्न प्रॉब्लम्स को उस तरीके से एड्रेस नहीं किया जा रहा हो उसमें, तो जोड़ने का क्या फ़ायदा? देखिए मल्टीपल लेवल्स पे काम होगा। ये तो जो इस वक्त इससे फ़िक़ी लेवल पे कोई सलूशन नहीं आएगा। ये बेसिकली क्या है कि ये एक रेवोल्यूशन लाएगा जैसे ट्रांसलेशन का। इन एक्सेसिबिलिटी ऑफ नॉलेज, इन एक्सेसिबिलिटी टू टेक्स्ट इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो मदारिस के निसाब ने या फिर जो पूरा का पूरा जो सिस्टम ऑफ लर्निंग है जो विद इन मुस्लिम या विद इन मुस्लिम वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके का बैरियर क्रिएट करता है हमारे जैसे लोगों के लिए या मेरे जैसे लोगों के लिए, आपके लिए ना भी कहूँ मैं, कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेटेड हैं, जिनकी अरबिक में ट्रेनिंग नहीं है। देखिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड की या दूसरे जो सिविलाइजेशंस हैं उनका कॉम्पिटेंस है इस वक्त, वो इस प्रोसेस को जब भी दुनिया में कभी रेवोल्यूशन आया वो ट्रांसलेशन से आया। सही। चाहे वो गुटनबर्ग का रेवोल्यूशन हो, चाहे वो हाउस ऑफ विजडम का रेवोल्यूशन है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सपेंशन। क्योंकि अलग अलग लोग, कुरान की भी आयत है कि मैंने हर नबी को तुम्हारे बीच भेजा उस जबान को देके जो तुम समझते हो। तो जबान की बहुत बड़ी कीमत है, उसकी लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो आपका पूरा जो ये सोशल मैट्रिक्स है, सिविलाइजेशन आपकी जो एग्जिस्टेंस है, जिस तरह आप कल्चर को जिस इमेजिन करते हैं, एंगेज करते हैं, वो लैंग्वेज से आता है। तो वो जो पूरा मूवमेंट है इस वक्त, इससे ये सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं। इवन हदीस की जो ऑथेंटिसिटी है, इसनद है, उसको पूरे जब आप ट्रेन करेंगे उसको इस्टेब्लिश चेन को करने में, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ह्यूमन रीजनिंग या फ़िक़्ह की डिबेट से इंडिपेंडेंट हो जाएगा।
दूसरी बात यह है कि ये तो एक अलग चीज़ है, उससे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि दुनिया में इस वक्त जो गलबा है, आज की डेट में आप इंडिया में भी देखिए कि जो वो लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं, वो उनके आप लोगों को देखिए, जैसे राम माधव को देखिए, उनकी किताब हिंदुत्व एक पैराडाइम, उसमें वो पोस्ट मॉडर्निटी, ये एक तरीके की बहुत कंटेम्पररी फिलोसॉफिकल पैराडाइम है, मेटाफिजिक्स है, कि जिसमें ये बोल दिया जाता है कि हर एक इंसान का जो नज़रिया है चीज़ को देखने का, वो अपने आप में हक है। हक बात पे यही बात मैं करूँगा कि वो हर जो इनफरादी तौर पे जो आपका नज़रिया है इंडिविजुअल लेवल पे दुनिया को देखने का, वो अपने आप में कम्प्लीटली ट्रू है। तो इसका मतलब ये है कि जो आदमी कास्ट में बिलीव करता है, जो नहीं करता है, जो शराब पीता है, नहीं पीता है, वो सब एक सब ट्रुथ क्लेम कर रहा है। इसी तरह ये तो हाईली प्रॉब्लमेटिक हो गया। अब बेसिकली आप कोई भी मॉरल जजमेंट कैटेगोरिकली के आपको डिनाई कर दिया गया। एवरी आइडेंटिटी इज अ जस्ट आइडेंटिटी, ठीक है। तो इस तरह से नॉट जस्ट देम, इवन मुस्लिम्स आई हैव सीन, से इन जेएनयू, अ लॉट ऑफ मूवमेंट्स जो तहरीकों से जुड़े हुए मूवमेंट है, उनके बच्चे, उनके यंग जिन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट्स एस्टैब्लिश करे, नाम नहीं लूंगा मैं, वो इसी तरह के आइडियाज को यूज करके मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। और वो ये नहीं समझते हैं कि ऐसे बहुत सारे फितने हैं, जिस तरह से जेंडर फ्लूइडिटी का, जी सही, ये सारे फितने वो अपने अंदर लाते हैं इस वजह से कि क्यों, क्योंकि उनके पास एक ऐसा फिलोसॉफिकल पैराडाइम नहीं है जो एक नॉन मुस्लिम समझ सके, और उसकी पूरी की पूरी एपिस्टेमोलॉजी हो, एक मेथोडोलॉजी हो, और वो साबित करे किसी पॉइंट ऑफ व्यू। आपने जो फितने की बात की, तो मैं इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करने के लिए आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि राम माधव की बुक में है कि वो ये कह रहे हैं कि कोई भी आइडेंटिटी है और वो आदमी कुछ भी क्लेम कर रहा है वो ट्रूथ है। नहीं, ये नहीं कह रहे हैं कि वो बेसिकली एक पैराडाइम को जो इन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, उस पैराडाइम को यूज कर रहे हैं अपने आइडियाज को डिफेंड करने के लिए। और आज की डेट में मुस्लिम भी जो एक्टिविस्ट हैं वो भी सेम आइडियाज को यूज कर रहे हैं। तो क्या ये जो दो आइडियाज है, यानी आप एक ऐसा पैराडाइम क्रिएट करते हैं जिसमें आप अपने जो गलत आइडियाज है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, और एक मुसलमान भी वहीं आके खड़ा हो जाता है, तो क्या ये दोनों चीज़ बराबर हो सकती है, या ये कि एक वक्त में दो चीज़ सही होना, जैसे सपोज करिए LGBTQ का मामला है या इस तरह के और भी मामलात हैं, तो क्या LGBTQ भी सही हो सकता है और एट द सेम टाइम एक मुस्लिम एक्टिविस्ट भी सही हो सकता है? दोनों हमारा अकीदा तो LGBT के क्वेश्चन पे लेके ये सीधा है और साफ है, जो उसके कुरान के जो उसके नजरियात हैं, और उसमें ये है, मैं इन जनरल उसूल की बात करना चाहता हूं। उसूल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको देखूं, मेरा यही आर्ग्यूमेंट है। दुनिया में 3 मेजर फिलोसॉफिकल पैराडाइम्स हैं जो डोमिनेट करते हैं: मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और क्रिटिकल थियरी। मॉडर्निज्म बेसिकली पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट से आता है कि भाई रीज़न, और रीज़न के विद इन भी कंटिन्यूटी, और जिसे कहते हैं कि वो एक ट्रुथ पे जाया जा सकता है। सही। तो वो ऑब्जेक्टिव क्लेम करता है। जब आप पोस्ट मॉडर्निटी पे जाते हैं, वो आपके पर्सपेक्टिव, सब्जेक्टिव, आप और मैं इसी दुनिया को 2 मुख्तलिफ नज़रिए से देख रहे हैं। वो उस नज़रिए को जस्टिफिकेशन देता है कि आप क्योंकि एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लिव कर रहे हैं, तो आपको मेरे पर्सपेक्टिव से मेरी लिव्ड रियलिटी का अंदाज़ा ही नहीं है, तो आप अपने मॉडर्निस्ट अंदाज से मेरे ऊपर वो चीज़ डोमिनेट कर रहे हैं जो मेरी लिव्ड एक्सपीरियंस का पार्ट नहीं है। जिस तरह से जो कॉलोनियल एम्पायर है, उसने अपनी मॉडर्निटी को उन कल्चर्स पे डोमिनेट करवाया जिन कल्चर्स को उन्होंने कॉलोनाइज किया। सही। जैसे लिबरलिज्म किस में, फैमिली कंजर्वेटिविज्म के ऊपर। इस तरह बहुत सारे मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। अब सवाल ये है कि क्या पर्सनल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इस्लाम अलाउ करता है हमें? बेशक करता है। अल्लाह की रसूल की ज़िंदगी का जो ये मिसाल है कि इवन के जो एवोल्यूशनरी नेचर है, शराब पे 6 आयतें आती हैं। सही। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस सवाल नहीं, कॉन्टेक्स्ट सवाल है कि क्या डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैं इसको इस तरह मिसाल देता हूं कि अगर आपको क्लाइमेट की पूरी थ्योरी पता है, और आपको दुनिया पता है कि एक जगह डेजर्ट है, एक जगह पानी है, वो है, और आपको अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज जाना है, तो आप किस तरह तैयारी करेंगे? आपके पास जैकेट भी होगी, आपके पास ऐसे कपड़े भी होंगे जिसमें आपको गर्मी कम लगे, आपकी पूरी कैलकुलेशन होगी कब जाके मुझे कैसे चेंज करना है। कॉन्टेक्स्ट है, बट एक ओवरऑल ओवरआर्चिंग थियरी है जो इंसान को ये वो कर रही है कि उसका जो बेसिक बॉडी टेम्परेचर है जिसमें वो ऑप्टिमली ऑपरेट करेगा, वो मेंटेन रहे। तो जब इस्लाम कॉन्टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करता है अल्लाह के रसूल की जिंदगी में, वो ट्रांसेंडेंटल वैल्यूज को गिव अप नहीं करता। एट द एंड ऑफ द डे हर कॉन्टेक्स्ट का मकासद ये है कि ह्यूमन कंडीशन ऑप्टिमाइज हो।
वो उसमें गुर्बत ना हो, ना बहुत ज़्यादा फाशियत हो, सही उसमें ये ना हो कि भाई कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, उसमें पावर अनइक्वली, स्टेप बाय स्टेप एक आइडियल की तरफ बढ़ना है। तो कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे भी है, सही लेकिन यहाँ का कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप एक ही टाइम एक ही कॉन्टेक्स्ट में दो डिफरेंट कंपीटिंग वर्ल्ड व्यूज रख सकते हैं जो बिल्कुल ऑपोजिंग आइडियाज हों। एक तरफ अगर कोई कहे अंबेडकर कि दुनिया में कास्ट नहीं होनी चाहिए, इससे हायरार्की आती है, दूसरी तरफ एक आपका सिविलाइजेशनल हायरार्किकल स्ट्रक्चर हो, सिर्फ हिंदुस्तान में भी, मुख्तलिफ सब जगहों पे, सही कि भाई ऊपर एक स्कॉलरली क्लास है, उसके नीचे एक मिलिटेंट क्लास है, उसके नीचे एक ट्रेड क्लास है, और उसके नीचे एक लेबर क्लास है, और उसके नीचे भी एक ऐसी क्लास है जिसको कोई ओन नहीं करना चाहता। सही ये हर जगह इस तरह का स्ट्रक्चर देखा गया है। तो या ये दोनों क्लेम क्या सही हो सकते हैं? ये ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन है, क्या मैं और आप स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस के लेवल पे इक्विवेलेंट है या नहीं, ये उस चीज का सवाल है। सही तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही कॉन्टेक्स्ट में दो ट्रुथ्स नहीं हो सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ। सही तो हमारे यहाँ भी कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट का एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, और वो ट्रुथ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इवॉल्व होता चला जाता है, और वो ट्रांसेंडेंटल कॉन्टेक्चुअलिज्म बन जाता है। तो बहरहाल ये मेरी अपनी मेटाफिजिक्स है जो मैंने डेवलप करी है, उसी लिए कि मुझे भी जो सबसे बड़ा सवाल था कि हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मुसलमान का जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, वो मेरे हिसाब से थियोरेटिकल है सबसे पहले। सही बिल्कुल क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी को इन रिलेशन विद आवर ट्रेडिशन थियोराइज ही नहीं कर पा रहे हैं एज अ जस्ट प्रिंसिपल इन दिस 21st सेंचुरी। सही ये हमारा इस वक्त की सबसे बड़ी जंग है। अगर हम ये सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन, और इसके हिसाब से पूरा जिसे कहते हैं लिटरेचर क्रिएट करते हैं, तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब सपोज करिए कि अगले 5 साल के अंदर हिंदुस्तान के मुसलमान या पूरे दुनिया के मुसलमान ऐसा क्या करें, मतलब लिटरेचर में वो किन चीज़ों पे काम करने की कोशिश करें, सोसाइटी में वो किन चीज़ों में काम करने की कोशिश करें कि एक तो ये कि वो सॉल्यूशन दे सकें, दूसरा ये कि उनके आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो ख़त्म हो, और तीसरा ये कि उनकी खुद की जो एग्जिस्टेंस की लड़ाई है लोग उनको एक्सेप्ट करने लगे। मैं फिर से जैसे मैंने पिछले थोड़ी देर पहले भी कहा, फिर से मैं आपके सामने अल्लाह के रसूल की जो ज़िंदगी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़िंदगी से ही मिसाल दूंगा कि कुरान 23 साल में आई, एकदम नहीं आई। सही ना ये इंतज़ार किया गया कि पूरी आ जाए फिर काम शुरू होगा, बल्कि कुरान में एक आयत आई कि तुम्हारे पास अगर एक ही आयत हो और वो तुम दुनिया के सामने ले जा सको तो जाओ, लेके जाओ, कि वो एक आयत भी बाकी सारे कॉन्टेक्चुअल ट्रुथ से बेटर होगी, चाहे वो ओवरऑल कुरान की आपकी अंडरस्टैंडिंग के रेलेवेंस में कम भी हो, बट स्टिल बेटर देन द अदर। सही तो इस वक्त जो हमारी कंडीशन है, वो भी आपको सीरतुन नबी से उसका वो लेना पड़ेगा हवाला। एक तो ये है कि अल्लाह के रसूल के पास पूरी कुरान नहीं आई, जब भी वो चेंज लाते चले गए स्टेप बाय स्टेप, हमारे पास कुरान महफूज हो गई है, हमारे पास हदीस और सीरत महफूज हो गई है, पूरे एग्जाम्पल्स महफूज हो गए। पहली बात तो हमें कॉन्टेक्चुअलाइज करना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप कहाँ पे हो, क्या सफरिंग है आपकी। दूसरे लेवल पे आपको सोल्यूशन अगर देना है, तो जैसे मैंने पहले बोला कि सोशल रिफॉर्म, जो इस सोसाइटी के ईवल हैं वो 2000 साल पहले भी सेम था, आज भी सेम है। सही आप एरिस्टोटल और प्लेटो की मेटाफिजिक्स अगर पढ़ेंगे, वो भी आइडियलिज्म और पर्टिकुलर एम्पिरिसिज्म के बीच की बात कर रहा है, वो भी ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी के बीच की बात कर रहा है, आज भी वही बात है। सही मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बदल गई है कि अब हमें 0 और 1 नहीं लेना पड़ रहा, हम सब्जेक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट को भी मान रहे हैं, ट्रांसेंडेंस को भी मान रहे हैं, और उसको एक लार्जर निज़ाम के विद इन लोकेट कर रहे हैं जो सिरातुल मुस्तकीम है। तो आज की डेट में जो ऐसी रेवोल्यूशन है जो अल्लाह के रसूल ने और इस्लाम ने दिए हैं दुनिया को, सही जो आपकी लाइफस्टाइल है, फैमिली सिस्टम है, जो आपको सेक्सुअल डिविएंसेस हैं उससे बचना है, सही जो आपका मनी है और कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म जिस तरह से निज़ाम करते हैं। आप अगर देखिए, एक मिसाल देता हूँ आपको, जैसे आज की डेट में दुनिया में एक बहुत पॉपुलर इकोनॉमिस्ट हैं टोमा पिकेटी, और उनके कलेक्टिव ऑफ इकोनॉमिस्ट हैं जो उस तरह की सिमिलर सोच रखते हैं। तो उन्होंने एक पूरी की पूरी रिसर्च करी अपनी, उसमें उन्होंने 3 चीज़ें बोली दुनिया में कि हमेशा रही हैं। एक तो रेट ऑफ रिटर्न टू कैपिटल,
कैपिटल मतलब कि भाई आपका जो इन्वेस्टमेंट है इज ग्रेटर देन हिस्टोरिकली देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी। यानी कि जो कैपिटल ओनर है, जो बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, उसकी जो ग्रोथ ऑफ वेल्थ है वो ज्यादा रही है हमेशा ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ से। दूसरा, जो कैपिटल और लेबर है उसके बीच का जो नेचर है कॉन्ट्रैक्चुअल, उसमें हमेशा जो लेबर है, जो वर्कर है, वो सबसर्विएंट रहा है कैपिटल से। और तीसरा ये है कि ये जो इनइक्विटीज और इनइक्वालिटीज प्रोड्यूस होती हैं वो एट द एंड ऑफ द डे वेल्थ में जाके एक्यूमुलेट होती हैं। अगर आपको इनको एड्रेस करना है तो ग्लोबल वेल्थ टैक्स लगा दीजिए। पहली चीज रिबा की बात हो रही है, दूसरी चीज मुशारका की बात हो रही है, और वो बहुत सारे जो पर्टिकुलराइज्ड इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें कैपिटल और लेबर के बीच में किस तरह का रिलेशन होगा, क्या वो इंटरेस्ट के बेस पे होगा या रिस्क के बेस पे होगा। और तीसरी चीज आपकी ज़कात, उश्र और खम्स कि ओवरऑल जो टैक्सेशन का निज़ाम है इस्लाम का, जिसमें आपकी वेल्थ जहाँ पे अक्यूमुलेशन हो रहा है, आपकी प्रोडक्शन जहाँ पे अक्यूमुलेशन है, वहीं से आप अक्यूमुलेशन को ख़त्म कर रहे हैं। तो लेकिन वो किस में, वो ऐसे निज़ाम में जो हर ट्रुथ को एक्सेप्ट करे, वहाँ पे फिर से इसका मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि ऑल्दो देयर अंडरस्टैंडिंग इज राइट, बट व्हेन दे आर लोकेटिंग इट इन द सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के अलावा अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, तो जब वहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे डिबेट नहीं होगी कि भाई क्या शराब बैन होनी चाहिए नहीं, तो 100 लोगों में से एक इंसान ये जानते हुए कि शराब इंसान की सेहत के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक है, वो उसको बनाएगा और वो ये जानेगा कि लोग इसके नशे में मुब्तला होके इसको पिएंगे, कंज्यूम करेंगे, वहां से ये प्रॉफिट गेन करेगा। उस प्रॉफिट को गेन करके वो दूध भी बेचेगा, कपड़े भी बेचेगा, वो अपने साथ बाहुबलियों को भी लगाएगा, पूरा इकोनॉमिक ऑर्डर फिर से चेंज कर देगा, ब्यूरोक्रेटिक लॉज चेंज हो जाएंगे, रिवर्सल हो जाएगा। तो इस्लाम में सिर्फ इकोनॉमी नहीं, बहुत सारे लोग सोचते हैं जैसे इकोनॉमी कैपिटलिज्म हो, नहीं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। पहली डिबेट हलाल और हराम की है, वो ऐसी चीजें जो एक माशरे को खराब करती हैं, उसको प्रमोट ही नहीं किया, उसको प्रमोट ही नहीं करना है, उसके हुदूद के विदिन। लेकिन उसके बाद भी एक्सेप्ट किया गया तुम में कुछ लोग मुशरिकीन होंगे, या ऐसे लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि अब ये हुदूद के बावजूद भी झूठ बोल के इधर उधर हेरा फेरी की जा सकती है, फिर उनके ऊपर ज़कात, खुम्स, उश्र, लेयर्स ऑफ करेक्शन। तो एक तो हमें ये समझने की जरूरत है कि भाई हमें रेवोल्यूशन, अगर हमें चेंजेस लाने हैं तो इट्स नॉट जस्ट फॉर द मुस्लिम, इस्लाम इज नॉट फॉर मुस्लिम्स, इस्लाम इज फॉर द वर्ल्ड, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि हिंदुस्तान की सोसाइटी के प्रॉब्लम्स क्या है, वो भी उन्हीं सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जिनसे हम। वो भी नहीं चाहते हैं फैमिली सिस्टम टूटे, वो भी नहीं चाहते हैं कि शराब पी के घर में झगड़े हों, वो भी नहीं चाहते हैं कि शराब पी के लोग मरे, एक्सीडेंट्स हों, वो भी नहीं चाहते हैं कि जुआ सूदखोरी में लोग अपनी जिंदगी बर्बाद करें। ये बुनियादी उसूल साथ में अपनी जो शनाख्त की जाए उसके साथ, इस पे अगर आप रेवोल्यूशंस करेंगे, और ये मेरा नहीं है आर्ग्यूमेंट, हमारे वालिद साहब है डॉक्टर जावेद जमील, ये उनकी जो पूरी की पूरी सोच है वो मुझ पे जाहिर हो रही है, और मैं उसको सिर्फ उनकी नहीं, ये कोई भी हिस्टोरिकली इस्लामिक थिंकर, चाहे वो इकबाल हो, मौलाना मौदूदी हो, चाहे वो अल्लामा इकबाल हो, चाहे वो मौलाना आज़ाद हो, चाहे वो मौलाना हुसैन अहमद मदनी हो, चाहे इब्न तैमिया हो, चाहे वो हमारे चारों इमाम हो, चाहे इवन शियाओं के इमाम हो, ये बेसिक जो डिफरेंसेस हैं, एक जो मिनिमम अकायद के और एक वो कि क्या सही और गलत है, क्या हराम और हलाल की कैटेगरी है, ये बुनियादी तौर से हम इन पे अग्री करते हैं। इनके बेसिस पे रेवोल्यूशन लाना है, और ऐसा रेवोल्यूशन लाना है जो हमारे लिए नहीं, अल्लाह के रसूल को लोग इसलिए एक्सेप्ट करते थे कि जब उन्होंने इकोनॉमी बनाई, एक नई मार्केट बनाई, तो लोग बोलते थे कि यार ये कौन सा, ये कैसा रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो आके इस तरह का निज़ाम कायम कर रहा है कि उसके दुश्मनों को उससे फ़ायदा हो रहा है। तो बाकी दो मार्केट को लोग छोड़ छोड़ के यहाँ आने लगे, तो वो उसकी कुरान की आयतें सुनने लगे। उन्हें लगा कि नहीं, सिर्फ ऊंच और नीच का मामला नहीं है पैसों के मामले में, ये तो पूरा निज़ाम ही अलग है। उस खूबसूरती से फिर वो तो हर इंसान अलग अलग वजूहात से अच्छाई की तरफ बढ़ता है, और इस्लाम क्योंकि मुकम्मल दीन हयात है। अच्छा, तो अभी हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में कई सारी ऐसी इस्लामी तहरीकें काम कर रही हैं जो सोशल रिवाइवल और रिफॉर्म्स की बात करती है, दुनिया के अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर काम करते हैं, लेकिन फिर भी ये तहरीकें कामयाब क्यों नहीं हो रही हैं?
देखिए, कामयाबी की भी मुख्तलिफ डेफिनेशंस होती हैं। एक होती है कि भाई 100% आप कामयाब हैं नहीं। इवन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी कुछ ऐसे लोग थे कि जो ये बोलते हुए कि भाई वो दीन को एक्सेप्ट कर चुके हैं, इस्लाम को एक्सेप्ट कर चुके हैं, उसके बावजूद वो पीछे फितना पैदा करते थे। उन्हीं के लिए कुरान में अल्फाज आए मुनाफिकिन, सही और काफिर से पहले वो अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ है। सही सही एक तो ये दुनिया, ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये 100% एप्लीकेबिलिटी के लिए है। थोड़े टाइम के लिए होगा, जैसे इमाम मेहदी का आने की जो पूरी की पूरी वाक़या है, आएंगे वो 40 साल, ये पूरा वो है। लेकिन फंडामेंटली ये जो पूरा वर्ल्ड है वो एक टेस्ट है। सही वो एक ऐसा टेस्ट है जिसमें इंसान की फितरत को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि उसको अच्छा करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बुराई करने से। अच्छा, ये जो टेस्ट की बात आप कर रहे हैं तो ये इंसानों की बात कर रहे हैं, मुसलमान लफ्ज़ नहीं जोड़ रहे हैं, तो क्या जो नॉन मुस्लिम्स हैं, नॉन बिलीवर्स हैं, वो इस टेस्ट को मानेंगे? माने ना माने, टेस्ट तो है। तो इस टेस्ट को पास करने के लिए वो क्या करें? देखिए, अब ये भी सवाल है कि जो अक्सर होता है कि भाई क्या नॉन मुस्लिम जन्नत जाएंगे नहीं जाएंगे। खैर, ये एक बड़ा डिबेट है। मुझे लगता है कि इसको हम लोग को एक सेपरेट उसमें डील करना चाहिए, क्योंकि इसके भी एक लेयर्स हैं, और बहुत छोटे में अगर हम इस बात को रखेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इसको जस्टिस नहीं कर पाएंगे। और इसमें भी लोगों की मुख्तलिफ राय हैं कि अल्लाह कभी भी इतना वो नहीं हो सकता जिस तक मैसेज ना पहुँचे। तो अल्लाह भी बोल रहा है कि भाई मैं उस तरह से इवैल्यूएट करूँगा। पहली बात तो ये कि आपकी ज़िम्मेदारी है। क्या मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आपने और मैंने वो ज़िम्मेदारी अता कर दी कि दुनिया में हर एक अफराद के सामने इस्लाम की मुकम्मल शक्ल सामने हो। तो पहली जो सुनवाई है वो तो मेरी है, उसके बाद हम इस पे आ सकते हैं। तो जो फेलियर है जो आपने बोला तहरीकों का और तंजीमों का, वो इस वजह से है क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअल पे ज़्यादा जोर हो गया कि किसी इंडिविजुअल ने एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में अच्छा इस्लाम को अपने हिसाब से, अपने नज़रिए में मुकम्मल तौर से समझने की कोशिश करी, सही और वहाँ स्टॉप कर दिया गया मामला, क्योंकि वहाँ अब वो एक शॉप बन गई है, दुकान बन गई है। सही ये जो इस्लामिक एंटरप्राइज है ना, ये कंटिन्यूसली इवॉल्व होता जाएगा सही जब तक आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व ना करें वर्ल्ड की। सो द प्रॉब्लम इज दैट, से फॉर एग्जांपल, अगर आप प्री कॉलोनियल इंडिया की बात करें, इतना बड़ा अम्बेडकराइट डिबेट चल रहा है कास्ट के ऊपर, सही कोई भी उलमाए दीन पब्लिक में उस डिबेट को टच ही नहीं कर रहा है। सुभान अल्लाह। आप ये सोचिए कि किस लेवल की महदूदियत होगी फिक्र की कि इतना बड़ा एक फितना हिंदुस्तान के मुसलमानों पे भी है। आप इतना अच्छा लफ्ज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसके लिए तो और हार्श लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए। नहीं, देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारी ज़हनी चीज़ें मफलूजियत कहिए, देखिए, आप उसको बेहतर मैं अपने ज़हनी ऊपर गुलामी है। फतवा नहीं चाहूँगा बस यही कह सकता हूँ। नहीं, दूसरी बात ये है कि असल में उसमें भी देखिए आप, ये यानी हिंदुस्तान के अंदर उलमाओं की कसीर तादाद है, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, और ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि पिछले 70-80 साल से इसके ऊपर लगातार डिस्कशन हो रहा है, और अब तो ये डिस्कशन बढ़ के आपके यहाँ असलाफ और अजराफ और पता नहीं क्या क्या हो गया। लेकिन एक अच्छा आलिम खड़ा होकर के इसके ऊपर सही से मूवमेंट चला दे, या ये कि अपनी बात लोगों तक इस मजबूती से रख दे कि लोगों के आइडियाज़ क्लियर हो जाए, नहीं है। बल्कि मुसलमानों में भी लड़के क्लियर नहीं है इन चीज़ों को लेकर के। उनको नहीं पता कि उनसे पूछ दिया जाए कुरान के अंदर कौन सी आयत इस बात को डिनाई करती है। घबरा जाते हैं एक्चुअली। वो आयत को गिनाते हैं कि देखो हमने तुम्हें कबीलों में तकसीम कर दिया इस वजह से ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। लेकिन वो हॉरिजॉन्टल डिफरेंस है। वो ऐसा है कि जीपीएस, कि भाई तुम्हें यहाँ से यहाँ जाना है, तो वो आइडेंटिफिकेशन हायरार्की के ऊपर नहीं है, वो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है। दूसरी बात यह है कि आप उसको इस तरह से देखिए, ऐसा नहीं है कि डिबेट नहीं हुआ है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि और मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि के बीच में इस तरह के डिफरेंसेस जो थोड़े तहकीकात करें तो उसमें मिलते हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि पे तो इल्ज़ाम है कि उन्होंने कास्टिज्म को प्रमोट किया। लोग कहते हैं, और उसमें कुछ सच्चाई भी है, लेकिन उनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस भी हैं। तो हम किसी को भी 0 और 1 में नहीं देख सकते। बहुत जैसे कहते हैं बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उस ज़माने में, बट ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि जो जेन्युइन जिसे कहते हैं स्ट्रगल, कि उन लोगों के लिए जो लोग डिप्राइव्ड थे, इस्लाम का एक असली मकसद ये है कि लोगों को आप उनकी जो ऑपरेशन है उससे बाहर है। कुरान क्या कहता है, अगर किसी के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है तो या तो तुम उसके लिए लड़के करो या उसके लिए आवाज़ उठाओ, या समझ रहे हो लेयर्स है। हम उस आवाज़ पे भी नहीं आए। सही। और जबकि दावत हमारे पास है। और ये जान लीजिए कि इस्लाम में अल्लाह के रसूल ने इस हायरार्की के खिलाफ ज़बरदस्त मॉडल दिया था। जब अल्लाह के रसूल
मदीना में हिजरत करते हैं, पहले 6 महीने में उन्होंने 3 काम किए। एक उन्होंने मस्जिद नबवी बनवाई, एक उन्होंने मीसाके मदीना किया, और तीसरा उन्होंने मुहाजिर और अंसार के बीच में शादियां करवाई ताकि उनके फंडामेंटल डिफरेंसेस डाइल्यूट हो जाएं, क्योंकि ब्लड बॉन्ड्स हो गए। कुफू का मसला ही सॉल्व कर दिया। अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो पाकिस्तानियों की वो बात याद आ रही है कि मुहाजिरीन के साथ जो सलूक करते हैं वो करते हैं। बांग्लादेश भी तोड़ लिया उन्होंने। आप अरबियों को देखिए, जो सबसे बड़े मुहाफिज होने के चाहिए थे, सो कॉल्ड कुरान और इस्लामिक बल्कि उनके पास एडेड एडवांटेज ऑफ लैंग्वेज भी था समझने, हमारे पास नहीं है। उसके बावजूद इस वक्त हम जो गजा का मसला देख रहे हैं, उसमें आप अरबी नेशंस का वो देखिए क्या रोल है, कितना नेगेटिव है। तो जब हम लोग नाउस से ये वीडियो बना रहे थे कि आर्टिकल 341, जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनली बोला गया कि दलित मुसलमानों को और दलित ईसाइयों को कोई हक नहीं है SC/ST जो रिजर्वेशन है वो लेने का, इस वजह से क्योंकि उनके दीन में थियोरेटिकली वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने ये आर्ग्यू किया कि देखिए, आप प्रॉब्लम को 4 क्वाड्रेंट में बांट सकते हैं। एक, कि आप ये बोलें कि इशू एग्जिस्ट नहीं करता है ना सोसाइटी में ना थियोलॉजी में। एक आप ये बोल सकते हैं कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है और थियोलॉजी केपेबल नहीं है उसको डील करने के लिए, तो कोई बाहर की आइडियोलॉजी उसको सॉल्व करेगी। एक ये कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, मान रहे हैं, लेकिन थियोलॉजी केपेबल है उस रिफॉर्म के लिए। हमें ये जो 2 पोजीशंस है, अभी क्या हो रहा है कि बाय वर्च्यू ऑफ आवर डिनायल ऑफ द प्रॉब्लम वी आर गिविंग स्पेस टू अदर्स टू सॉल्व देम। दैट इज व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ ट्रिपल तलाक, बाय द वे, कि इस वजह से क्योंकि हम अपने घर की प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अभी लोगों को लग रहा है कि दबा दो, कास्ट का मतलब पसमानदा पॉलिटिक्स नहीं, 10 साल बाद यही पॉलिटिक्स आपको फर्दर डिवाइड करेगी। और आपके अल्लाह के रसूल जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जिंदगी के मिसाल है ये, जो पूरा उन्होंने मसला खत्म किया, हायरार्की फंडामेंटली डाइल्यूट कर दी। तो फिर अगर उसके बावजूद डिफेंस है, तो ये मुनाफिकत के अलावा उसको क्या बोल सकते हैं आप? और कुरान के उसमें आप देखिए क्या अल्फाज हैं मुनाफिक के लिए। हम एज अ जो कम्युनिटी ओवरऑल वर्ल्ड में हिपोक्रेट्स हैं कि हम लोग उस दीन के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हम बोलते हैं कि वो दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज लाता है, और क्या सूरत हाल किया हमने अपनी सोसाइटीज़ का। अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि हम जैसे जो जर्नलिस्ट हैं या एक्टिविस्ट हैं जो कोशिश करते हैं कि मुस्लिम आइडेंटिटी को प्रिवेल करते हुए सोसाइटी के अंदर काम करें, उनके लिए सीरत कितनी इम्पोर्टेंट है पढ़नी? मुझे लगता है कि कुरान और सीरत ऑलमोस्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये बोला जाता है कि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़िंदा मिसाल है कुरान की, वो ज़िंदा कुरान है। आप कुरान को वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा, कि वो नबी बिला वही के नहीं बोलता। सुभान अल्लाह। मुझे तो लगता है कि आप बिना सीरत को समझे, ऑफ कोर्स देखिए, कुरान कोई एक आयत भी पढ़ेगा तो भी उसको एक, जैसे कहते हैं, अपने जिस वक्त जिस स्टेट में वो अभी एग्जिस्ट करता है उससे बेटर स्टेट में ही आएगा, अगर वो उसको फंडामेंटली उससे अलाइन होना चाहता है। लेकिन अगर आपको मोहसिन बनना है, सही, आपको अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के ताबे होना है, उसकी सुन्नत को पूरी तरह से। ये मोहसिन मेरे ऑडियंस के लिए बता दें कि मोहसिन का जो ये स्ट्रक्चर है, मोमिन, मोहसिन और मुस्लिम, इसको बता दीजिए ये क्या है। जो भी मैं उसका थोड़ा बहुत समझता हूँ, हालांकि मैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा गहराई नहीं रखता हूँ, लेकिन मोटा मोटा जो मुझे समझ आता है कि मुस्लिम वो अफराद हैं कि जो कोई भी मुसलमान जो दीन, वो मुसलमान है, पैदा हुआ है, उसको फॉलो करता है, रिचुअल्स है, बट वो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है गहराई से। मोमिन होता है कि जो फॉलोइंग में भी एक एक आस्पेक्ट वो फॉलो करता है जो एग्जैक्टली अल्लाह के रसूल ने करा, ये सोच के कि उसकी मोहब्बत में कि वो अल्टीमेटली। और मोहसिन वो होता है कि वो ये करता है ये जानते हुए कि उसकी वर्ल्डली कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या हैं और डिवाइन कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या हैं, नॉट जस्ट फॉर वो, बट उसकी रीजनिंग को भी वो समझता है। तो लेयर में ये हो जाता है कि ही इज ऑल्सो एबल टू जस्टिफाई द डिवाइन ऑर्डर वाइल एम्यूलेटिंग इट इन द बेस्ट ऑफ इट्स वेज। तो मेरा सवाल अभी भी वही रह गया, क्योंकि हमने और दूसरी चीज़ों को डिस्कस करना शुरू किया था। तो हम जैसे जो जर्नलिस्ट है या एक्टिविस्ट है, उनके लिए सीरत कितनी इंपॉर्टेंट है? सीरत सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए नहीं, किसी के लिए भी, कि सीरत में वो जो 23 साल हैं जिसमें अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान से, जब उनके ऊपर वही आती है इक़रा, जब वो गारे हिरा में हैं, और उस टाइम से लेकर जब लास्ट वही आ रही है कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, उस पूरे बीच में
पॉलिटिकल एवोल्यूशन है, इकोनॉमिक एवोल्यूशन है, इंफॉर्मेशन का एवोल्यूशन है, मिलिट्री का एवोल्यूशन है, सोशियोलॉजी का एवोल्यूशन है, फैमिली सिस्टम में एवोल्यूशन है, सोशल राइट्स का, कॉन्स्टिट्यूशन का। ये सारी चीज़ें आप जब भी समझते हैं कि सोसाइटी की डायनेमिक्स क्या है और किस तरह से आप सोसाइटी को एक्चुअली चेंज कर देते हैं। आप यूजुअली क्या होता है कि जब हम लोग इस तरह से होते हैं कि भाई अच्छा मुकम्मल तौर पे इस्लाम ये था कि जब आखिरी वही आती है और आखिरी खुतबा है, और उसी को हम ये नहीं समझते हैं कि बहुत सारी जगहों पे जो मुसलमान हैं, इवन प्रैक्टिसिंग है, दूसरे लोग हैं, वो स्टेज पे नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई जो जिस तरह से अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत करी है लोगों की, उस तरह से आपको भी मॉडल्स डेवलप करने पड़ेंगे कि वो इससे जैसे कॉन्टेक्चुअली लेस ऑप्टिमाइज से कॉन्टेक्चुअली मोर ऑप्टिमाइज्ड में आए। तो इसमें एक चीज़ जो आप कह रहे थे कि आपको ये समझना पड़ेगा कि फलाना आदमी उस लेवल पे नहीं है, तो दावत के लिहाज से जब हम किसी को इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि वो आदमी इल्मी एतबार से किस पोजीशन पे है और अमली एतबार से किस पोजीशन पे, इस हिसाब से उसको बिल्कुल दावत समझना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने इवन अपने सहाबियों के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूलिंग्स रखी हैं। इवन जैसे बहुत अच्छा किस्सा आता है कि लीडरशिप के ऊपर हज़रत अबूज़र गफ़ारी के ऊपर जब एक हदीस आती है, मैं किसी की सुन रहा था यूट्यूब पे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर अबूज़र सिर्फ तुम 2 लोग हो, हज़रत अबूज़र बोल रहे थे आप मुझे लीडरशिप क्यों नहीं देते, तो भी तुम दूसरे को लीडरशिप देना। हालांकि हज़रत अबूज़र वाज एक्सट्रीमली वाइज, एक्सट्रीमली नॉलेजेबल, एक्सट्रीमली हम्बल, बल्कि उनके लिए ये भी मिसाल दे दी गई कि भाई अगर ईसा होता कोई इस ज़माने में तो वो अबूज़र होता। तो लेकिन लीडरशिप एज अ कायद उनको नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ खालिद बिन वलीद हैं, जिनको बोला जाता है कि वो नमाज पढ़ते हुए छोटी सूरतें बोलते थे और कई बार उनको भी भूल जाते थे, क्योंकि उनका पूरा फोकस इस पे था कि किस तरह से आप निज़ाम को कायम करें, आगे बढ़े। तो लेकिन उनको पूरा का पूरा लीडरशिप दिया गया। अब जब आपने सहाबा की बातें छेड़ दी है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके फेवरेट सहाबी कौन है और क्यों है? असल में ये भी एक तरीके का एवोल्यूशन है। मेरे वालिद साहब ने नाम अली रखा, तो मुझे बचपन से थोड़ा सा वो तो था, मेरे बड़े भाई का नाम अबूज़र है, ठीक है, तो थोड़ा सा था। और फिर मैं अभी पढ़ने लगा तो हज़रत उमर को भी पढ़ रहा हूँ सब, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई सब अपने आप में जैसे कहते हैं कि उनकी वजह से, जैसे आप हमारा मेन मॉडल जो है वो अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उनकी नज़रिए से सहाबियों को किस तरह देखा जा रहा है, तरबियत की जा रही है। मैं इस तरह सोचता हूँ कि अगर मैं वहाँ फिट हूँ तो अल्लाह के रसूल मेरी तरबियत कैसे करते, पर मैं फिर उनको एमुलेट करने की कैसे कोशिश करता। तो उस तौर से कहीं ना कहीं मेरा वो था एक ज़माने तक कि एक बायस था अपने नाम की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो इस तरह का बायस एग्जिस्ट नहीं तो करता। अगर मैं जितना भाइयों को जानता हूँ या मैंने जैसे चीज़ों लोगों को और चीज़ों को कैटेगराइज किया है, तो ऐसे लोग जो हमारे यहाँ थिंक टैंक का काम कर सकते हैं या जिनकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है, मुमकिन है कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में अगर वो लोग होते हैं तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, इब्न अब्बास और मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ियल्लाहु ताला इन लोगों की कैटेगरी में होते हैं। अच्छा, रिसेंट 200 साल के अंदर जो इस्लामिक स्कॉलर्स में हो उसमें आपको सबसे अच्छे स्कॉलर कौन लगते हैं, डॉक्टर इरशाद साहब को छोड़ के? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में असल में 2-3 नाम है, किसी एक पे मेरा कोई ऐसे मुत्तफ़िक राय नहीं है, क्योंकि सब लोगों की अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं। तो जो आपकी पहली फिलॉसफी है कि हर कॉन्टेक्स्ट में हर आदमी अपना रिलेवेंट होता है। रेलेवेंट होता है, सही। तो मुझे जिसे कहते हैं लीडरशिप बिल्डिंग में और इसमें कि भाई वो अफराद पैदा करें, उसमें शेखुल हिंद महमूद हसन, महमूद अल हसन और ये मौलाना मौदूदी। हालांकि ये 2 बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं बहुत कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन मुझे बहुत अजीज़ हैं और मुझे उनसे बहुत अकीदतमंदी है उनके उस मिजाज से। लेकिन अगर मैं, हालांकि मौलाना आज़ाद को लेके बहुत लोगों की बहुत मुख्तलिफ राय है, बट अगर मैं प्योर इंटेलेक्चुअल उस पर देखूँ क्रिएटिविटी में, तो ऑफ कोर्स अल्लामा इकबाल और मौलाना आज़ाद बहुत ही डायनेमिक थिंकर्स हैं। वो दोनों की रेंज बिल्कुल अपोजिट है, एक खिलाफत से मुत्तहिदा कौमियत की तरफ जा रहा है और दूसरा मुत्तहिदा कौमियत से फेडरलिज़म और फिर उसकी तरफ जा रहा है। और उसके अलावा भी बहुत, जैसे मौलाना शिबली नोमानी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त, वो मौलाना हुसैन अहमद मदनी। बाकी मैं सच बताऊं, अभी हम लोगों को इन लोगों को पढ़ने की भी जर्नी करनी चाहिए। हम लोगों की रीडिंग्स बहुत लिमिटेड हैं। हमारी जनरेशन भी थोड़ा बहुत पढ़ लेती है तो सोचती है उन्होंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया है। तो मैं तो अभी अपनी जर्नी पे हूँ, मैं बहुत सारे थिंकर्स को
और सबसे ज़्यादा जो असर है मेरी सोच के ऊपर वो हमारे वालिद का है, जावेद जमील साहब का। उनकी फ़िक्र का जो सबसे जो इंटरेस्टिंग पहलू है, हालांकि वो कंटिन्यूड है इन बाकियों से, उसमें उन्होंने हेल्थ एज अ पैराडाइम के, क्योंकि वो डॉक्टर थे तो उन्होंने पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि कंक्रीटली ऑब्जेक्टिव साइंसेस को इस्लामिक पैराडाइम से जोड़ दिया। और वो जो निज़ाम पैदा हुआ, एपिस्टेमोलॉजी पैदा हुई, मेथोडोलॉजी पैदा हुई, जिसे वो अप्लाइड इस्लामिक्स कहते हैं, उससे इस्लामिक प्रिंसिपल्स मेजरेबल बन गए। क्योंकि ये जो जिस्म है वो मेजरेबल है और उसके ऊपर इम्पैक्ट मेजरेबल है। तो सूद का इम्पैक्ट हो, इसका इम्पैक्ट हो, शराब का इम्पैक्ट हो, इंटॉक्सिकेंट्स का इम्पैक्ट हो, गलत डाइट का इम्पैक्ट हो, आपकी फास्टिंग का इम्पैक्ट हो, आपकी वुदू का इम्पैक्ट हो, ऑल ऑफ दिस इज मेजरेबल। सो ऑल्दो the idea of God is immeasurable, the claims of different gods, so to say, different gods in their text, they are measurable. वो किस तरह की सोसाइटी चाहते हैं, क्या एनवायरनमेंट सेफ होना चाहिए, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं। सो बाय क्रिएटिंग अ मेथोडोलॉजी, आई थिंक ही हैज़ ट्रांसेंडेड वो जो ब्लॉक था ना पिछले 100 साल का, कि ऐसा क्या हो कि जिससे हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच सके। मुझे लगता है कि उनका वो कंट्रीब्यूशन है और वो अभी उतना ज़्यादा लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह। जब आप एक सवाल का जवाब इतना डिटेल में देते हैं तो इस गुफ्तगू के दौरान मेरे जहन में कई सारे सवाल आते हैं कि मैं ये भी पूछूं वो भी पूछूं, और फिर लास्ट में ये होता है कि वो सारा सवाल छूट जाता है। बहरहाल ये जो आपने गुफ्तगू की है इस पर कई सारे सवाल हैं। एक तो ये कि आपके वालिद साहब के मैंने कुछ काम को देखा माशाल्लाह, और मतलब नेक्स्ट लेवल। अभी तो मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं उसको सही से समझ पाऊँ। अल्लाह हमें इस लायक बनाए कि हम अपने बुज़ुर्गों के अकाबरीन के काम को पढ़ सके, समझ सके। आपके वालिद साहब की कोई बेहतरीन बुक बताएं, और वो आपको बेहतरीन क्यों लगती है? वालिद साहब के तो जो पूरा लिटरेचर है उसका जो अल्टीमेट कन्वर्जेंस हो रहा है वो अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द होली कुरान, उनकी अभी 2-3 साल पुरानी एक किताब है जिसमें उन्होंने जो अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग है और मफहूम है कुरान का, और उसका जो स्ट्रक्चर है, जो इश्यूज़ वो रेज़ कर रहा है, फ़िलासफ़ी, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल प्रोहिबिशंस, आपका क्रिमिनल लॉ, जस्टिस, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारी चीज़ों को उन्होंने, और उसमें जो उन्होंने कुरान की आयतें जो रेलेवेंट हैं इन सब इश्यूज़ को एक तरफ इकट्ठा करके उनका अपना तर्जुमा उसमें क्या किया। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स बिल्कुल नए तरीके से, क्योंकि अरबी को समझते हुए लेकिन मल्टीपल उलूम की नॉलेज होते हुए बहुत कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग से जब ट्रांसलेशंस हो रहे थे, तो क्योंकि ट्रांसलेशंस भी एक्चुअली बहुत हिस्टोरिकल होते हैं। उस ज़माने की जो जब भी ये बोला गया कि भाई हर ज़माने में आपको नए, एट द एंड ऑफ द डे यू आर प्रूविंग द सेम थिंग सही। बट एट अ डिफरेंट लेवल। सही। तो अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द होली कुरान बहुत बेहतरीन किताब है। अच्छा, आपके वालिद साहब से ही कनेक्टिंग एक और सवाल है। आमतौर से जब हम मॉडर्न स्कॉलर्स को पढ़ते हैं इस्लाम के ऊपर, तो एक बात जो हमें समझ में आती है वो ये है कि रियल थिंकर्स बहुत कम हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी जो है साहिल अदीम बहुत मशहूर हो रहे हैं उनकी गुफ्तगू के हवाले से, और बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है, काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई है। उनके ऊपर आपकी क्या राय है? तो साहिल अदीम मुझे बहुत अच्छे थिंकर लगे, जो एक बहुत अच्छी सोच भी रखते हैं। उनकी कमांड बहुत है इमोशंस पे, लैंग्वेज पे, वो कनेक्ट कर पाते हैं मैसेज पे। तो लेकिन उनके थॉट में वो ओरिजिनलिटी नहीं मुझे लगी, कि मतलब वो कि कोई नया, जिसे कहते हैं कि एडिशन दे रहे हो। तो वो डिफरेंस है कि, और बहुत सारी चीज़ क्या होती है ना, कि जैसे हेल्थ एज अ पैराडाइम एक एडिशन है, इसी तरह से जिस तरह से इकामत दीन एक एडिशन था, या फिर मुत्तहिदा कौमियत एक एडिशन है, कि आप फंडामेंटली रीथेराइज करते हैं पोजीशन को, या इस तरह थेराइज करते हैं कि वो आगे आने वाले हर एक वक्त में जब भी उस चीज़ को डील किया जाएगा तो वहाँ से डिराइव किया जाएगा। तो साहिल अदीम को मैं मोस्टली आई सी हिम एज अ पब्लिक इंटेलेक्चुअल, अ वेरी हाईली क्वालिफाइड पब्लिक इंटेलेक्चुअल, समवन लाइक जॉर्डन पीटरसन. Jordan Peterson is not an original thinker, but he's a very fascinating thinker. He has attraction, he has language, he has articulation. अच्छा, इसी सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान के आइडिया पे बात करते हैं कि जैसे पाकिस्तान खुद बना इकामत दीन के आइडिया पर, इस्लाम के निज़ाम के आइडिया पर, लेकिन 75 साल होने लग रहा है और बहुत बुरी हालत है। ना उनकी सोसाइटी की हालत अच्छी है, ना उनकी इकोनॉमिक्स अच्छी है, ना उनकी पॉलिटिकल अफेयर्स अच्छे हैं, ना उनका खुद दुनिया में जो रेपुटेशन होना चाहिए वो अच्छा है। तो पाकिस्तान एज ए नेशन फेल क्यों हुआ? पाकिस्तान एज अ नेशन, एक तो पहली बात तो मैं, आई मीन इसमें
अलग अलग लोग मुख्तलिफ राय रख सकते हैं, बट मेरी राय ये है कि पार्टीशन वाज नॉट अ गुड चॉइस, बहुत वजहत से, क्योंकि हमारी जो लार्जर लड़ाई है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। दूसरा ये है कि पार्टीशन के बाद भी जो बहुत सारी अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस माशरे में थी, वो जैसे फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम, इलीट्स का जो पूरा पूरा कब्ज़ा ब्यूरोक्रेसी में, हुआ क्या कि जिन्ना ने जब अपने फेवर में मूवमेंट किया, और क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में था, तो वहाँ के मुस्लिम एलीट को ये अंदाज़ा था कि यहाँ पे जब पार्टीशन होगा तो ये तो सब हमारे हाथ में आएगा। और जिन्ना के पास कोई कार्डर नहीं था, जैसे कांग्रेस के पास कार्डर था, जिन्ना की कोई फॉलोइंग नहीं थी सिवाय द फैक्ट दैट कि भाई वो एक कंडीशन ऐसी अराइज हो गई थी कि लोगों के दिमाग में ये पैदा हो गया था, जिसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा जो रोल है वो हिंदू महासभा का है, और कि उन्होंने उस टाइम पे इसी तरह से वायलेंस किया, काउ पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग वाज हैपनिंग एट द सेम टाइम, और उसकी वजह से एक जिसे कहते हैं हिंदू और मुस्लिम, जो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन इंडिया को एग्जिस्टेड, उनके बीच में बहुत ही वॉलेटाइल कंडीशन क्रिएट की गई। मुझे लगता है जिन्ना उसका शिकार हुआ, रादर देन थिंकिंग ऑन अ लॉन्गर स्केल। उनसे पहले जैसे इकबाल सोच रहे थे, हालांकि सिविलाइजेशनली ही थॉट दैट वी आर टू डिफरेंट सिविलाइजेशन, वो तो कोई भी अग्री करेगा क्योंकि फंडामेंटल फिलोसफी डिफरेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं था कि आप को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। मौलाना मौदूदी का भी यही था, मौलाना आज़ाद का भी यही था, मौलाना हुसैन अहमद मदनी का भी यही था। तो कहीं ना कहीं जो जिन्ना है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का, ही इज़ अ सेक्युलर, उन्होंने जो आइन दिया वो सेक्युलर आइन था। उसके ऊपर बाद में पूरी की पूरी उलमा काउंसिल बैठी पाकिस्तान में, जिसने बोला कि नहीं, इस्लामी वो होना चाहिए, 14 पॉइंट रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किया जाए कि आपने ये जो पूरा रियासत बनाई है वो इस्लाम के नाम पे बनाई है, और इस रियासत का जो आइन है वो पूरी की पूरी सेक्युलर लिबरल बना दिया। तो वहाँ पे जो होना चाहिए था, इसमें मौलाना मौदूदी की भी मुझे लगता है बहुत लोग बोलते हैं गलती है, हालांकि इसमें डॉक्टर एसार का भी यही वो ओपिनियन है कि वहाँ पे जो फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम था, वो जो चेंज होना था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना था, ज़कात का पूरा वो होता था, वो सब नहीं हुआ। मिलिट्री अपना आप में, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये कि भाई कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, तो मिलिट्री ओवर पावर कर गई, वो मिलिट्री ने अपने इंस्टीट्यूशंस कायम कर दिए, वो जियोपॉलिटिकल लेवल पे अमेरिकन और उस वॉर में वो जो अपने फड्डों के अलावा दुनिया के सारे जैसे फड्डे हैं उसमें इन्वॉल्व होना, और सबसे पहले वो अपनी प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व करना, स्पेशली इनइक्वालिटी। जब तक आपके माशरे में एक्सट्रीम इनइक्वालिटी होगी, और इलीट्स का ये कुरान में है कि भाई आपको वेल्थ क्या करता है, आपको के जहन को ख़राब करता है। तो उस सोसाइटी में जहाँ करप्शन लाता है, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी है, जहाँ पे आज की डेट में सूद को बैन नहीं किया जा सका, so there's so many social evils that exist there, तो इट्स अ फेलियर ऑफ देयर ओन इमेजिनेशन, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसकी उनके डाउनफॉल में किसी और का कोई हाथ नहीं है। अगर वो उठेंगे भी तो अपनी वजह से, अगर डूबे हैं आज तो भी अपने वजह से, लेकिन ये ज़रूर है कि उनको अपनी इस चॉइस की वजह से, हिंदुस्तान का बहुत सारे जो मुसलमान हैं उसको बहुत एक जिसे कहते हैं कि एक स्ट्रगल को फेस करना पड़ा। उसमें बहुत लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है कि नहीं ये नहीं होता तो वो होता, ये नहीं होता तो वो होता, लेकिन आज की डेट में जो सूरत हाल है वो ये है कि पार्टीशन का जो रियल बर्डन है वो हिंदुस्तान के मुसलमान, और सेकंड नंबर पे हिंदुस्तान के दलित, ये लोग फेस करते हैं। अच्छा, ऐसे सिचुएशन में जब पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट के तौर पे बनाया गया और वो फेल हो गया, इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर अरबों के हालात, टर्की के हालात, और भी पूरी दुनिया में जो हालात हैं, उसके बाद अमेरिका के अंदर या फिर यूरोप के अंदर जो उथल पुथल मच रहा है, अफ्रीका के अंदर जो हालात हैं, इन सारी चीज़ों में आलम इस्लाम को आप कैसे देखते हैं? क्या फ्यूचर है मुसलमानों का? देखिए, बार बार मैं बोलता हूँ, मैंने आपके सामने वर्ड यूज़ किया ट्रांसेंडेंटल कॉन्टेक्चुअलिज्म। ये एक तरीके की फ़िलोसॉफिकल पैराडाइम है जो मैंने डेवलप किया है अपनी थिंकिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में मैंने जैसे बोला, एक इंसान से लेकर पूरी निज़ाम तक कायम करने की मेथडोलॉजी है। वो एक अपने आप में मेटापॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। अलग अलग इस्लामिक पॉलिटिकल थिंकर्स ने उसके एक टाइम पीरियड को थेराइज़ किया अपनी ज़रूरत के हिसाब से। किसी ने मिसाक मदीना को इस्तेमाल किया कि भाई हम ये हैं, किसी ने इकामत दीन को इमेजिन किया कि हम इस वर्जन पे हैं, किसी ने बोला जो वहाँ पे माइक्रो माइनॉरिटी है यूएस में, कि अबसिनियन ट्रीटी देखी है वहाँ पे, किसी माइक्रो सुलह हुदैबिया देखी है, हिल्फुल फजूल वो देखिए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि देख, जो मुस्लिम है वो दुनिया में ग्लोबल इस्लामोफोबिया क्यों है। एक कि दुनिया में 200 से ऊपर जब नेशन स्टेट बनते हैं और उसमें मुस्लिम डिस्ट्रीब्यूटेड है इन 200 के 200 नेशन स्टेट्स में, वहाँ की सब की जो कॉन्टेक्चुअल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। और नेशन स्टेट का सबसे बड़ा उसूल ये होता है कि पॉलिटिकल अदर क्रिएट करता है।
तो एक जो नेचुरल पॉलिटिकल अदर है, जो ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि हिंदुस्तान में उसे डेमोक्रेसी क्यों चाहिए और तालिबान में उसको खिलाफत क्यों चाहिए, उसकी मेटापॉलिटिकल थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग उसके पास नहीं है। जैसे एक लिबरल है, वो ये बोलते हुए कि आज हिंदुस्तान में मान लीजिए ये कंडीशंस हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, किस बिना पे? लिबरल प्रिंसिपल्स पे। तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन राइट की तरह दुनिया में देखा जाता है, जो फंडामेंटल फेलियर है मुसलमानों का दुनिया में, जिसकी वजह से ये सारे चैलेंजेस। एक मौलाना अली मियाँ नदवी की बहुत अच्छी किताब है कि व्हाट, उसका मैं मफहूम बता देता हूँ, मुझे टाइटल एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, कि दुनिया ने क्या खोया, मुस्लिम दुनिया पर मुसलमानों के उरूज और जवाल का असर कि व्हाट डिड द वर्ल्ड लूज बाय द फॉल ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स। क्योंकि जो पूरा जो सोशल सिस्टम है, फैमिली की स्ट्रेंथनिंग होना, ये जिसे कहते हैं क्लब्स और ये सारे कल्चर के खिलाफ उसका वो निकलना, इंटॉक्सिकेशन के खिलाफ, गैम्बलिंग के खिलाफ, ये सारा निज़ाम आम ही नहीं हो पाया। आप इसको पॉलिटिकल थिंकिंग में मत सोचिए, सोशल ऑर्डर की तरह इमेजिन कीजिए कि एक ह्यूमन राइट के पर्सपेक्टिव से कि इंसान के बुनियादी हुकूक क्या हैं, जो भी फलसफा उसको डोमिनेट करेगा वर्ल्ड थिंकिंग में, उसी की मानी जाएगी। अफसोस यह है कि इस्लाम का उस पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सब मुसलमान हो सकता है कि अपने आप को सोचे कि भाई मेरा कोई वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज की डेट में कोई बंदा जो आज की टेक्नोलॉजी ऑफ सेल्फ और आइडियाज़ के बिना पे सोचता है, उसको इस्लाम अपील नहीं करता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान, जैसे कि एक तो ये कॉमन सी चीज़ है, हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमान आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब आप ये कहते हैं कि सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं, यानी सोशल इविल्स हैं, उसके ऊपर आप काम करिए, उसके ऊपर लोगों को सॉल्यूशन दीजिए, उसके ऊपर भी उसके ऊपर भी काम करिए, उसके ऊपर सॉल्यूशन दीजिए। और ऐसे वक्त में जब नाउस इसके ऊपर काम कर रहा है, जब वो अच्छी रिसर्च वीडियोस बनाता है जिससे लोगों को एक होप मिले, तो ऐसी मीडिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को किन चीज़ों की ज़रूरत है जहां वो लैक करती है? हमारी मुस्लिम सोसाइटी को, हमारे मुसलमानों की जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है या मुस्लिम जो मास है, उनको इन ऑर्गेनाइजेशंस को कितना सपोर्ट करना चाहिए और कैसे सपोर्ट करना चाहिए? अभी मैं पिछले दिनों बैंगलोर में एक एनजीओ मीट में था, तो वहाँ मैंने ये बात रखी कि जो तहरीकें हैं वो तंजीमें बन गई हैं और एनजीओ बन गई हैं। जो एनजीओ हैं वो कॉर्पोरेट हाउसेस बन गए हैं, और जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ बन गई हैं, और पॉलिटिकल पार्टी दलाली कर रही हैं। तो सबसे पहली बात हार्श है लेकिन बहुत बट सही है। इट्स अ रियलिटी कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनसे हम लोग सॉल्यूशंस की, जिन तहरीकों के ग्राउंड पे जाके काम करना था, वो मस्जिदों के बाहर चंदा ले रहे हैं। वो बहुत चंदा ले रहे हैं और वो अपनी दुकानें चला रहे हैं। उन्होंने क्या 70 साल में किया है सिवाय इसके कि हिकमत होनी चाहिए, उसके अलावा उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। तो ग्राउंड के लेवल पे भी उन्होंने कुछ प्रोडक्शन नहीं करा, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई जिसे कहते हैं लोकल फाइनेंस, लोकल मार्केट, कुछ इस्टेब्लिश नहीं करा। ठीक है, मदारिस भी उन्होंने, ऐसा नहीं है कि करिकुलम बहुत अच्छा कर दिया हो। दो चीज़ बताया, आरएसएस की साजिश है, बस इजराइल की साजिश। इजराइल की साजिश, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इजराइल की साजिशें और लोकल लेवल पे आरएसएस की साजिशें। तो दूसरी इनकी प्रॉब्लम क्या है तंजीमों की, क्योंकि ये इनकी एक हिस्ट्री है लॉन्गर, किसी की 100 साल, किसी की 70 साल, किसी की 80 साल। तो जो ज़मीन पे पकड़ है इनकी है, जो ट्रस्ट फैक्टर है, इन्होंने लूज भी किया, लेकिन अल्टीमेटली फंडिंग इनके पास जाती है। जो हम जैसे लोग हैं, जो नए हैं, बच्चे हैं, नई कोशिशें कर रहे हैं, उनके पास एक्सेस ही नहीं है। तो एक तरफ तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहिए था कि उन्हें एक इंडिपेंडेंट क्रिएटिव मुस्लिम लॉट को अलाउ करना चाहिए था थ्राइव करने के लिए, कि दे कैन ब्रिंग सोल्यूशन, जो इन्होंने नहीं करा, क्योंकि इनको चैलेंज फील होता है, क्योंकि ये भी हेजेमोनिक है। आप ये समझिए कि ये जो दुकान है, उसे ये लगता है कि मॉल में सारी दुकानें मेरी हूँ। धीरे धीरे उसे डर लगता है कि जब दुकानें बदलने लगेंगी ये मॉल ही बिक जाएगा, वो मेरा रहेगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो थ्रेट टू आइडेंटिटी भी जो है ना, वो विद इन मुस्लिम भी है बहुत ज्यादा। उसका असली मकसद सोल्यूशन है ही नहीं, दुनिया को अच्छा बनाना है ही नहीं। उसका असली मकसद ये है कि मेरे काडर, मेरे लोग ये किस तरह से थ्राइव करें, मेरे पास किस तरह से पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, ये सारी रहे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो मुझे लगता है कि जब के 70 years ऑफ फेलियर, CA के बाद लोगों का डर जाना बहुत सारी चीज़ों में लोगों को मदद करने के, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो हम कोशिश भी कर रहे हैं कोकीटो मीडिया फाउंडेशन के ज़रिए से, हम सब जिसमें इन्वॉल्व हैं, कि एक नई कलेक्टिव्स नए बनने चाहिए। कोई मीडिया कलेक्टिव होना चाहिए, कोई बिजनेस कलेक्टिव होना चाहिए, और जो कलेक्टिवली सॉल्यूशंस लाने की कोशिश करें प्रॉब्लम्स का, और वो एक दूसरे की जो लिमिटेशंस हैं, जिसे कहते हैं कोई अच्छी रिसर्च कर रहा होगा तो किसी की रीच ज़्यादा है,
सही। ठीक है, किसी का हो सकता है बोलने का अंदाज ज्यादा है तो किसी का लिखने का अंदाज अच्छा है। तो ये सारा जो कलेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स है उसको हमें यूज करके कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, हमें रेप्लिकेशन मॉडल बनाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे बड़ी मिसाल है, उनकी सुन्नत है, वो ये है कि उन्होंने लोगों को ट्रेन किया, सहाबियों को, किस चीज के? हर काम कोई अल्लाह के नबी खुद थोड़ी करते थे सल्लल्लाहु अलैहि सही। वसल्लम। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। कोई किसी साहबी को कहते थे, कोई किसी साहबी को कहते थे, और उनको चूज करते थे, ट्रेन करते थे उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से। सही सही। तो हमें ट्रेनिंग करनी है, हमें एडवोकेसी करनी है, हमें प्रोग्राम्स करने हैं, हमें मुस्लिम पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स को सामने लाना है, हमें एंगेज करना है डायलॉग में दूसरी कम्युनिटी के साथ कि भाई हम जितना बुरा आप समझ रहे हैं हम नहीं है, आप हमें जानिए तो सही। और वो आपको जब ही जानेंगे जब आप कुछ इस तरह का करेंगे जिससे उनको फायदा होगा। तो इसलिए सोशल मूवमेंट जरूरी है। पॉलिटिकल मूवमेंट से ज्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंट सोशल मूवमेंट है। तो ये जो सोशल मूवमेंट्स के लिए पहले से जो तहरीकें काम कर रही हैं, क्या उनसे नेगोशिएट करके नहीं करवाया जा सकता है उनसे? उनके साथ मिलके काम कीजिए, उसमें कोई नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं है। हम कोई नई तहरीक, कोई नया मसलक, नया कोई, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया फितना सब लोग पैदा करना चाहते हैं। हमारा ये है कि हम आपके साथ प्रोजेक्ट लाएंगे, करेंगे। यूजुअली क्या होता है कि लोग डिनाई कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है, सही। हमारा जो पूरा का पूरा जनरेशन है, दे आर विलिंग टू वर्क टुगेदर बट दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट। दैट इज द प्रॉब्लम। तो ऐसे वक्त के अंदर जब हिंदुस्तान में भी और आलम इस्लाम में भी मुसलमान आइडेंटिटी क्राइसिस में है और बहुत सारे मसाइल हैं, ऐसे वक्त में जब सीरत को दोबारा से पढ़ने की और उसको आम लोगों में रिलेवेंट बनाने की कोशिश करनी चाहिए, मुस्लिम जो क्राउड है उसमें मुस्लिम जर्नलिस्टों की, मुस्लिम एक्टिविस्टों की कितनी ज़रूरत है? आखिरी सवाल। जो ज़्यादातर लोग पिछले भी गुजरे हैं, वो ज़्यादातर लोग जर्नलिस्ट, सहाफ़ी भी थे। सुभान तो अल्लाह। प्रोफेशनल डाइवर्सिफिकेशन या प्रोफेशनल जिसे कहते हैं ना, कि जो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है स्पेशलाइजेशन, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा शैम है। पीपल शुड बी ट्रेन्ड टू बी जनरलिस्ट फर्स्ट, जर्नलिस्ट नहीं, जनरलिस्ट, जो सारे शोबों पे नज़र रखते हो, देन दे शुड बिकम स्पेशलिस्ट, सही। सो दैट दे हैव अ वाइडर विजन ऑफ द वर्ल्ड। तो जर्नलिज्म तो एक कम्युनिकेशन का जरिया है। एक जर्नलिस्ट तो एक इंजीनियर भी हो सकता है। जो जर्नलिज्म किससे पढ़ रहा है? टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो जर्नलिस्ट तो एक फाइनल शक्ल है जिसके थ्रू आप मैसेज तक एंगेज करते हैं। तो उसमें एक रिपोर्टर भी है, उसमें एक पीएचडी स्कॉलर भी है, उसमें एक इंजीनियर भी है। तो उस हिसाब से तो आई जस्ट सी दिस। बहरहाल बहुत सारे सवालों का आपने जवाब दिया। अलबत्ता अभी भी मेरे ज़हन में कई सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता था। वक़्त चूँकि हमारे पास कम है, तो आपका मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने अपना बेशकीमती वक़्त निकाला और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग नाउस नेटवर्क को ज़रूर विज़िट करें और उसको प्रमोट करें। बहुत शुक्रिया अली भाई आपका। जज़ाकल्लाह खैर। मैं भी ये बोलूँगा कि हक मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के इश्यूज़ पे, मौज़ू पे बात होती रहे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारा मैसेज आवाम तक पहुँच सकता है। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।